चलिए अनबाउंड इंडिया के साथ बीते समय की एक कहानी देखते हैं। समय के पहिए को पीछे धकेलेंगे और देखेंगे 10वीं शताब्दी के परमार राजाओं का वैभव और उस दौर के समाज का कौशल। साथ ही सुनेंगे एक जागते मगर उन्नीदे कस्बे की दिल दहला देने वाली कहानी। ये जो भव्य संरचना आप देख रहे हैं, ये परमार राजा उदयादित्य ने बनवाई थी। राजा भोज द्वारा स्थापित शौर्य कीर्ति को उदयादित्य ने और आगे बढ़ाया था। चलिए थोड़ा करीब जाकर देखते हैं और टटोलते हैं कैसे जनमानस से विस्मृत हो गई एक कीर्ति गाथा। पत्थर से दिखने वाले ये खंडहर क्या बेजान है? जरा इन खंडित अवशेषों पर अपना कोमल स्पर्श धर के तो देखें। सदियों से दबी इनकी दर्द भरी सिसकियों को आप स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, जहां भी नजर दौड़ाएंगे छत विचित शरीर और इनसे टपकता रक्त अपने साथ हुए हर घाव की दास्तान सुनाएगा। घोर नराधम बर्बर कबीलाई लूट के निशान और इस संरचना पर लगे घाव अभी भी ताजा हैं। परिसर का कंकड़ कंकड़ पूछ रहा है अपनी विरासत के वारिसों से कि इतना वक्त क्यों लगा यहां आने में। नीलकंठेश्वर महादेव को समर्पित राजा उदयादित्य की कल्पना का जीवंत प्रमाण पृष्ठ दर पृष्ठ लूट, आघात, छल कपट और मारकाट का सिलसिलेवार वृतांत सुनाने को आतुर है ये मंदिर। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसे पुरपते भज विश्वनाथ। सदियों से अंधकार में डूबे इस मंदिर को सूरज की ये रश्मियां प्रतिदिन स्पर्श करना नहीं भूली हैं, मगर लोगों ने तो लगभग भुला ही दिया था। एक सामान्य सी हेरिटेज वॉक कैसे जीर्ण शीर्ण पड़े खंडहरों की कायाकल्प कर सकती है, सुनते हैं प्रख्यात पत्रकार और लेखक जिन्होंने इसी उदयपुर के मंदिर के खंडहरों पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है जागता हुआ कस्बा। विजय मनोहर तिवारी जी से सुनते हैं उनके उद्गार। जी, आप जब यहाँ पर पहली बार आए और उन तंग गलियों से गुजर के जब आप गए तो वो अनुभव क्या था? आप हमारे दर्शकों को। बहुत ही ख़राब अनुभव था और पूरे भारत के जो भी ऐसे प्राचीन स्मारकों वाले शहरों की बदहाली हमें नज़र आती है उससे बहुत बुरे हाल थे ये, क्योंकि ये दूर दराज का एक कस्बा है तो यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं था। और 6 फीट की जिस सकरी गली से इस मंदिर तक आते थे, एकमात्र वो रास्ता था इस मंदिर तक पहुंचाने का, वो इतनी सकरी गली, दोनों तरफ से दुकान और मकान पुराने बने हुए थे कि आपका निकलना मुश्किल है। और शिवरात्रि के दिन जो हज़ारों लोग आते हैं तो वो कितनी असुविधाओं में आते होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। भूले भटके विदेशी भी यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं और इस बात को लेकर बड़ा रोना आता था कि यहाँ ना लोगों का ध्यान है और ना प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी यहाँ आकर देखने की कोशिश की कि कम से कम रास्ता ही चौड़ा कर दें। आज आप जिस जगह पर आए हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ कितनी बुरे हाल थे। बड़ी मुश्किल में अंदर आना होता था। आप 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती थीं, 2 बाइक, तो ये स्थिति थी यहाँ पर। फिर जो लगातार आना शुरू हुआ, हमने पत्र लिखे लोगों को और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लिखा, उसका एक सुखद परिणाम 2 साल के अंदर ये हुआ कि वो 6 फीट की सकरी गली एक 30 फीट चौड़े सुविधाजनक अच्छे पक्के रास्ते में बदल गई और अब आप पहचान भी नहीं सकते कि पहले क्या था। 1000 साल पहले के जो परमार वंश जो था, जो परमार राजवंश जो था, उसका जो वैभव था इस देश के अंदर, उसको आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, उसके पूरे जो प्रमाण हैं परमारों के वैभव के, वो राजस्थान और गुजरात के अंदर तक और मध्य प्रदेश में इस उदयपुर की सीमा तक ये परमारों का पूरा इलाका था जहां वो राज करते थे। उनकी राजधानी धार थी। तो धार में, उज्जैन में और मांडू में जो राजा भोज के समय सरस्वती कंठाभरण बने हैं, जो संस्कृत के नॉलेज सेंटर बने हैं, उसके तो इतिहास इतने विस्तृत हैं कि उसको आप एक जगह समेट नहीं सकते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, राजा भोज की अगली पीढ़ी में 12वीं जनरेशन में, परमारों की 12वीं जनरेशन में उदयादित्य हुए हैं। ये उदयादित्य की सीट रही है। जब धार में राज्य किसी और का होगा, उदयादित्य यहाँ सीमावर्ती इलाका होने की वजह से सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह थी,
जिसको विकसित उदयादित्य ने किया, और ये मंदिर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा, उन्होंने उदय सागर यहाँ बनवाया। तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, बड़े बड़े टेम्पल बनाना परमारों के पूरे राजवंश में हर एक राजा एक चुनौती की तरह लेता था। उदयादित्य ने अपने समय एक चुनौती के रूप में लिया और इस जगह पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया। उनके बाद नरवर्मन हुए, उन्होंने विदिशा में विजय मंदिर के नाम से एक बड़ा मंदिर बनवाया था। तो ये पूरे लगभग 26 पीढ़ियों में राज हुआ है। 350 साल तक परमारों के 26 राजा यहाँ हुए हैं, और हर एक राजा के समय ऐसे स्मारक आपको उनके पूरे इलाके में नजर आएंगे, राजस्थान और गुजरात तक। तो भोपाल के पास में जैसा कि भोजपुर, राजा भोज का ही बनवाया हुआ मंदिर है, जो अपने समय का सबसे बड़ा आज भी शिवलिंग है और अधूरा प्रोजेक्ट है वो। तो परमारों का तो बहुत बेजोड़ है वो। दक्षिण के आप चोलों से उनकी तुलना कर सकते हैं। क्या आप ये ऐसा देखते हैं कि पैटर्न में कि भोज राजाओं के बाद में जो उत्तराधिकारी जो रहे हैं परमारों के, उनके बीच में क्या एक कंपटीशन आप देखते हैं कि उन्होंने जितना बनाया उस समय भव्य मंदिर में अगला बनाऊंगा मैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और उस समय जो राजवंश अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे, जिस समय परमार यहाँ राज कर रहे थे, उसी समय चंदेल बुंदेलखंड में राज कर रहे थे। बुंदेलखंड का पुराना नाम जैजाक भुक्ति है, बुंदेलखंड बाद में नाम पड़ा हुआ है। तो चंदेलों ने वहाँ जो खजुराहों के निर्माण कराए हैं वो तो विश्व विरासत हैं। हजारों लाखों दुनिया भर के पर्यटक वहाँ आते हैं। तो ठीक उसी समय जब ये उदयादित्य ने यहाँ ये मंदिर बनवाया है, ठीक उसी समय तंजौर में, तमिलनाडु में राजा चोल ने बिग टेम्पल बनवाया है, बृहदेश्वर महादेव जिसे कहते हैं। ठीक उसी समय चंदेल खजुराहों में ऐसे निर्माण करा रहे थे। तो ये पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो राज्य कुल थे, जो राजा थे, राजवंश थे, उनमें ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती ही थी अपनी संस्कृति को समृद्ध करने की। तो निर्माण कार्य स्थापत्य के जो पत्थरों पर रचे जाते थे, ये उसके स्मारक हैं। साहित्य में, नृत्य में, संगीत में, सारी कला रूपकों में ये विकास की प्रतिस्पर्धा अनवरत रही है हजारों साल तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब राजाओं के बीच में इस तरीके का कंपटीशन रहता है और उसका आउटपुट हम इतने भव्य मंदिरों के रूप में देखते हैं, तो समाज को अगर हम दृष्टिपात करें उसके ऊपर, तो उस विकसित समाज को आप किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके इतिहास का बहुत अच्छा संज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस गांव के बच्चे को ये पता होना ज़रूरी है कि ये मंदिर किसने बनवाया, कौन वो लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो इतिहास से संबद्ध होना बहुत आवश्यक है, उसके प्रति साक्षर और ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा होगा तभी आप उसके लिए कुछ आज के समय कर सकेंगे। आज हम ऐसे मंदिर नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो बने हुए हैं उन्हीं को ठीक से बचा लें, उनको संरक्षित कर लें और दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित कर लें, यही बहुत बड़ा होगा। और इस नाते उदयपुर एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि यहाँ के लोगों ने जब इस चीज़ को समझा, तो आज आप यहाँ का जो होता हुआ विकास देख रहे हैं, उसकी क्रेडिट पूरी उदयपुर के लोगों को जाती है। हम पहुँचते हैं 30 मार्च 1080 में, आज से तकरीबन 942 साल पहले, जब इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा। तमाम दुनिया भर के लोग हो यहाँ पर होंगे, क्या माहौल रहा होगा, उसका चित्रण आप कैसे करेंगे कि क्या रहा होगा, मतलब क्या हो रहा होगा उस दिन 30 मार्च 1080 को? मंदिर का जो सबसे पुराना शिलालेख है वो ये बताता है कि इस मंदिर का जो ध्वजारोहण समारोह है, अगर आप उसको अंग्रेजी कैलेंडर में रूपांतरित करेंगे तो वो तारीख आती है 30 मार्च 1080। 942 साल ठीक उसके हो चुके हैं। अब 30 मार्च 1080 को जो पंडित श्रृंगवास के पुत्र पंडित महिपाल, कोई बहुत राजपुरोहित रहे होंगे जिनके नाम से वो शिलालेख मंदिर के पूर्वी दरवाजे पर आज भी है, तो उस दिन यहाँ का दृश्य उदयपुर का और इस पूरे इलाके का क्या रहा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई बड़े पर्दे पर राजामौली जैसा फिल्मकार ही उसको उतार सकता है, राजामौली जैसा फिल्मकार ही उस दृश्य को बड़े पर्दे पर उतार सकता है कि धार से चलकर राजा उदयादित्य यहाँ आए होंगे और 25 वर्षों में ये मंदिर बन के तैयार हुआ। तो उनके सारे राज पुरोहित,
उनके सारे सुरक्षाकर्मी, सारे प्रशासनिक अधिकारी, और ऐसे अवसरों पर आप जानते हैं कि अन्य राज्यों के अतिथि भी बुलाए जाते थे। तो आसपास के तमाम राजाओं के प्रतिनिधि, उनके परिजन, वो सब उनके स्थापत्य के स्मारक को देखने आए होंगे, क्योंकि ऐसा प्रदर्शित कर कर कोई भी राजा अपनी कल्पनाशीलता, अपनी 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 विजय, अपनी सारी जो वैभव है उसका प्रदर्शन करता था। तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि 30 मार्च 1080 का दिन उदयपुर के इतिहास का कितना ऐतिहासिक और रौनकदार दिन रहा होगा, और उसके लिए कितने महीनों तक तैयारियां चली होंगी। और फिर हजारों जो पर्यटक हैं, व्यापारी हैं, साधु संतों के जो दल हैं, जो यहाँ से गुजरते होंगे और इस मंदिर में आते रहे होंगे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा उदयपुर रहा होगा। उदयादित्य के उस वैभव को किसने, कैसे और कब लूटा? देखिए, बड़े बदलाव भारत में आना तब शुरू हुए, जिस सवाल पे आप आए हैं, वो जब 12वीं सदी में दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे हुए, उसके बाद उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से ऑपरेट किया हुआ है, आप उनके समकालीन लेखकों के दस्तावेजों में जाएंगे तो ठीक से समझ पाएंगे कि कैसी विध्वंस की लीला दिल्ली से गुजरात तक और दूर बंगाल तक चलती रही। उस भारत में जब पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, एक अखंड भारत अफगानिस्तान से बर्मा तक फैला हुआ था। तो तुर्कों के बाद में यहाँ, जैसे उदयपुर की मैं बात करूँ, तो 1338 का शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक का मिलता है इसी मंदिर परिसर में, और वो शिलालेख ये बताता है कि यहाँ तुर्कों ने कब्जा किया और यहाँ कुछ स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की। वो खंडित मूर्तियाँ आपको इस पूरे इलाके में दिखाई पड़ेंगी। ये सौभाग्य की बात है कि उदयपुर किसी कारण से बच गया। यहाँ के लोगों के वो अथक संघर्ष की, विजय की कहानी है कि ये मंदिर बच गया। इस पूरे इलाके के कोई मंदिर बचे नहीं है इस ऊंचाई में, जितनी ऊंचाई में अपना पूरा ये शिखर से लेके भूमि तक खड़ा हुआ मंदिर है। तो पूरे देश में ये जो विध्वंस की लीला चली है इस्लामिक रूल में, तो मंदिर तोड़े गए, तोड़कर छोड़ दिए गए, वो मलबे के रूप में बिखरे रहे, या उनके मलबे से दूसरी तरह की इमारतें खड़ी कर दी गईं। ये लगभग 600 साल तक चला हुआ है। सोमनाथ से लेकर दूर बंगाल तक, बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ तक, उधर पाटन तक, गुजरात में हजारों की तादाद में वो डिसमेंटल, ध्वंस किए गए मंदिर आज भी मौजूद हैं। ये भाग्य की बात है कि ये उदयपुर यहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से, यहाँ के जो वीर बहादुर होंगे उनसे टकराए होंगे। ये शिलालेख ये बताते हैं कि ये कब्जे में लिया गया मंदिर, इसके बाद भी अगर ये सुरक्षित खड़ा है तो ये हमारे संघर्ष की विजय के परिणामों का प्रतीक है। मंदिरों के कुछ अवशेष जिनको कि हम करीब नज़र से अगर हम देखें तो उसमें पुरुषों की और महिलाओं के जो केश विन्यास और जो श्रृंगार का और जो स्टाइल जो है उसको हम कहीं कहीं देख सकते हैं। बिल्कुल, मंदिर की भित्तियों पर देश में कहीं भी जो देवी देवताओं के या सामान्य नृत्यांगनाओं के, संगीतज्ञों के जो चित्र और मूर्तियां उकेरी जाती हैं, ये दरअसल उस समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो 11वीं सदी का समाज कैसा समृद्ध समाज रहा होगा। आप किसी भी मूर्ति में उत्कीर्ण आभूषणों को आज के किसी स्वर्णकार से आकलन कराइए कि ये कितना सोना होगा जो एक स्त्री के देह पर हम अभी देख रहे हैं किसी मूर्ति पर। ये उस समय के भारत की समृद्ध स्त्री और पारिवारिक परंपराओं की झांकी है, सबूत है ये। तो ये तो कल्पना के परे है कि उस समारोह में और ऐसे समारोहों में उदयपुर के मंदिर के 11वीं सदी के समय में जो आम समाज था, जो आम लोग थे, वो कितने समृद्धशाली रहे होंगे। प्रख्यात पुराविद श्री नारायण व्यास जी की दृष्टि में ये मंदिर क्यों खास है, जरा ध्यान से सुनिए। मंदिर की शैली जो भूमिज है वो नीचे से जो रेखा से चालू होती है, ऊपर टॉप से, और टॉप से शिखर से नीचे तक एक ही रेखा में बनी आती है। क्योंकि ये परमार शैली का है इसलिए पंचायतन भी है, लेकिन इसकी ये और विशेषता ये है कि 3 इसके प्रवेश द्वार होते हैं। पूर्व का होता है, उत्तर का होता है, दक्षिण का। 3 प्रवेश द्वार होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे परमारों में 3 मिलेंगे। वैसे ही यहाँ है। तो राजा भोज के जो वंशज थे, उनके बाद सिंधुराज थे, उसके बाद उनका पुत्र उदयादित्य है, जो 11वीं शताब्दी के अंत तक थे। लगभग 1060 ईस्वी में उसका शासन था, उनके समय ये बनाया गया। क्योंकि मंदिर यहाँ पे आक्रमण से भी थोड़ा बचा रहा, कुछ अवशेष जरूर, लेकिन यहाँ पर अभी भी आज परफेक्ट है। यहाँ की मूर्तियाँ हम देखेंगे ना तो इतने आश्चर्यजनक है कि अभी चल देगी, अभी बोल देगी, इस टाइप से उसमें एक्शन, भावभंगिमा है और एक्शन सब है। 30 मार्च 1080 के बाद इस मंदिर के उद्घाटन के बाद तकरीबन 258 साल के बाद में
1336 से लेकर 1338 के बीच में जो विध्वंस का नंगा नाच यहाँ पर खेला गया है, उसके निशान हमको आज भी मंदिरों की मूर्तियों में देखने को मिलते हैं। कैसे आप इसका वर्णन करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये बड़ा एक दुखद पहलू है उस कालखंड का, और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ हम 1338 के शिलालेख के आधार पर आकलन कर रहे हैं कि लगभग 250 साल बाद, बनने के लगभग 250 साल बाद यहाँ पर जो इस्लामिक इन्वेडर्स का हमला हुआ है, इस्लामिक आक्रांताओं ने उदयपुर पर जो हमला किया है, उसका सबूत है वो। लेकिन उसके पहले 2 बड़े हमले ये इलाका झेल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी का 1291 में और इल्तुतमिश का 1235 में ये हमले झेल चुका था। 90 साल के अंदर 2 बड़े हमले इस इलाके ने झेले हैं। और जब वो हमले होते थे तो आप कल्पना करिए कि 10-20 हज़ार लुटेरे, सशस्त्र लुटेरे अचानक से पूरे नगर को घेर रहे हैं, घर घर में लूट मार शुरू कर रहे हैं, कत्लेआम शुरू कर रहे हैं, मंदिरों पे कब्जे शुरू कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी स्याह रात की तरह मैं देखता हूँ कि ये पूरे 600 साल जो भारत के हैं, ये भारत पर लगा रहा वो ग्रहण है, जो कैसे भी कितने संघर्ष के बाद में 15 अगस्त 1947 के दिन हमने उस ग्रहण को उतरते हुए देखा है। तो ये पूरी 600 साल जो भारत के स्याह रातों का इतिहास है। और अगर ये मंदिर बचे रह गए हैं तो ये हमारे वीर पूर्वजों के निशान हैं। ये विजय जी, आपकी उंगलियों का स्पर्श जब इन मूर्तियों में जो उनके जो घाव के जो निशान जब आप देखते हैं, उनके जब पड़ता है, तो क्या उनके सिरहन की आवाज़ को महसूस करते हैं? एक देवी की प्रतिमा है यहाँ खंडित, जिसका सर कलम किया गया है, जिसके हाथ काटे गए हैं, जिसके पैर के पंजे भी काटे गए हैं। इसी मंदिर की भित्ति पर है वो, दक्षिण दिशा में। और उसका मैंने अनंत फोटो लिए हैं पिछले कई सालों में यहाँ। और उसका जो तस्वीर मैंने उसको जब एनलार्ज करके देखा, आप उसको देखिए, मेरी पुस्तक में वो एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मैंने उसको दर्ज किया है कि अगर वो बोल सकती तो क्या कहती। तो उसका जो शीर्षक लिखा था मैंने, हे देवी अपनी व्यथा कहो, तो वो उनका इकबालिया बयान है कि वो जब हमला यहाँ हुआ होगा और उनका सर कलम किया होगा, और वो लोग जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे होंगे, उस हमले का एक भुक्तभोगी का बयान है वो। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना एक कैसी काली रात रही होगी वो। उस रात उदयपुर के लोग कैसे सोए होंगे, उस रात क्या हुआ होगा यहाँ पर जब ये सारा हुआ यहाँ पर। तो वो तो सबूत मंदिर की पूरी बाहरी दीवारों पर आज भी देखे जा सकते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो वो मूर्तियाँ बात करती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पत्थर खंडित हो या साबुत, वो झूठ नहीं बोलते हैं। महादेव शिव को समर्पित ये उदेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इस मंदिर के अलावा भी उस समय जो धार्मिक जो परंपराएं जो चल रही होंगी पैरेलल, क्या उन धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा होगा? परमारों के समय सबसे ज़्यादा जो समृद्धि हुई है तत्कालीन समय में, वो जैन संस्कृति को हुई है। आप भोजपुर के पास भी तीर्थंकरों के मंदिर देखेंगे, आप उदयपुर में भी आएंगे तो इसी मंदिर के ठीक सामने और ऊपर पहाड़ी पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ उत्कीर्ण की गई हैं। परमारों का राज्य वंश जो था वो जैन संस्कृति को भी उतना ही महत्व देता था, उतना ही प्रमोट करता था, उतनी ही श्रद्धा रखता था। उदयपुर में भी जैन संस्कृति के चिन्ह ये बताते हैं कि जैसे ये हमारे महादेव को समर्पित मंदिर है, तो तीर्थंकरों को मानने की भी एक समृद्ध परंपरा कारोबारी समाज की यहाँ रही होगी। लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसी उदयपुर में वो खंडित तीर्थंकरों के मूर्तियाँ आज भी पड़ी हुई हैं, और ये मंदिर बचा रह गया है। किसी भी प्राचीन इमारत की तिथि और काल को समझने के लिए ये शिलालेख कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिलेखों से हमें समय की भी जानकारी मिलती है, संवत पता चलता है क्या उसमें लिखा, इसे जानकारी मिलती है, परमारों को इतिहास मिलता है, परमारों की विजय यात्राओं को पता चलता है, और समय का पता पड़ता है। कि ये निजी संपत्ति उदयपुर पैलेस, वार्ड नंबर 14, खसरा नंबर 822, और ये 3 जो तथाकथित जो काजी हैं, इनकी कारस्तानी का कुछ किस्सा है, वो क्या है? डॉक्टर सुरेश मिश्र मध्य प्रदेश के एक बड़े इतिहासकार रहे हैं। उनके साथ एक हेरिटेज वॉक में जब यहाँ आना हुआ तो उस महल परिसर में भी जाना हुआ जहाँ ये साइन बोर्ड टंगा हुआ था निजी संपत्ति का, उदयपुर पैलेस, खसरा नंबर 822, निजी संपत्ति। उदयपुर पैलेस मतलब राजा उदयादित्य के समय परमारों का राजमहल परिसर, वो लगभग 4 बीघा का चारों बुर्जों से घिरा हुआ फोर्टिफाइड कवर्ड कैंपस था वो।
और कालांतर में यहाँ कब्जे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछली 600 सदियों में कब्जे की और हमलों की और लूट मार के अलावा कोई इतिहास नहीं है। तो उदयपुर भी उसकी चपेट में आया, लेकिन अभी जिन लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा था उसकी तरफ डॉक्टर मिश्रा जी का ध्यान गया और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर उदयपुर के लोगों से चर्चा की और उन्होंने यहाँ की वस्तु स्थिति बताई और उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय पर्यटन मंत्री को वो पिक्चर जो यहाँ के लिए थे फोटोग्राफ वो ट्वीट किए, हमने फेसबुक पर लिखा। फिर यहाँ के लोगों ने हर हफ्ते यहाँ आना शुरू किया, आसपास के लोगों ने, गंज बासोदा से लेकर मंडी वामोरा तक के लोगों ने यहाँ वीकली वॉक शुरू की। एक तरह से वो निगरानी में आया और 1.5 साल के अंदर उदयपुर के लोगों की ये बहुत बड़ी सफलता है, जागृत होने की सफलता है कि वो महल परिसर न केवल उन कब्जों से मुक्त हुआ है बल्कि 2 महीने पहले राज्य सरकार ने उसको राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में उसको घोषित कर दिया है। और दूसरी बड़ी सफलता यहाँ के लोगों की ये है कि वो अब एक जीर्णोद्धार के अगले कदम की तरफ बढ़ रहा है। ये फिरदौस मकानी का क्या है, मतलब ये क्या मतलब है? जब इस महल पर हुए नाजायज कब्जे की कहानी पूरे देश को पता चली तो जिला प्रशासन की तरफ से वो जिन लोगों का कब्ज़ा था उनको एक नोटिस जारी किया गया मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के जो अधिनियम हैं उनके अनुसार, और उन्होंने अपनी संपत्ति के पक्ष में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया तो उसको पढ़कर तो अधिकारियों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसका अर्थ जब यहाँ के लोगों को पता चला तो वो सिर पीट लिया सबने। वो जो संपत्ति के पक्ष में दस्तावेज था वो जहांगीर का कोई फरमान प्रस्तुत किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो महल परिसर है ये किसी औलिया अब्दुल समद को दिया गया है और उस जगह जो मस्जिद बनी है वहाँ पर जो नमाज करेंगे वो हर नमाज में हजरत फिरदौस मकानी को फातिहा के साथ याद रखेंगे। तो प्रशासन के अधिकारियों ने ये तलाशा कि ये हजरत फिरदौस मकानी कौन हैं और पता ये चला कि हजरत फिरदौस मकानी जो हैं ये बाबर का टाइटल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उदयपुर में होने वाली नमाज में बाबर को 5 वक्त फातिहा के साथ याद किया जा रहा है। तो फिर तो बड़ा हंगामा मचा इस पर कि ये तो बहुत ही गजब बात हो गई कि बाबर के लिए उदयपुर में दुआ चल रही है। ये बहस हुई प्रशासन में, अधिकारियों के बीच में, और तब जाकर फिर वो कब्जे मुक्त हुए। तो हजरत फिरदौस मकानी का मतलब केवल इतना है कि वो बाबर का टाइटल है जिसके लिए 5 वक्त की नमाज का फरमान जहांगीर दे रहे हैं और उदयपुर में वो फॉलो हो रहा है। ये बता रहा है वो कब्जा करने वाला प्रशासन को। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले वो कब्जा हटवा लिया गया। तुगलक के भी लगभग 250-300 साल बाद तक ये सारे लकड़बग्घे, इनको मैं ये, आप एनिमल प्लानेट को अगर देखेंगे तो उसमें जिस तरह के शिकार के दृश्य आते हैं ये लगभग वैसे ही शिकारी हमले थे। ये कोई राज्य का, एक राज्य का दूसरे राज्य पर हमला नहीं था, ये उसी तरह के हमले थे, लूट मार, कत्लेआम, अग्निकांड और हत्याकांड। आप इतिहास के दस्तावेजों में जाएंगे लिखा हुआ है सब। तो उदयपुर उससे बचा हुआ नहीं रहा। उदयपुर के चप्पे चप्पे में फैले हुए खंडित मूर्तियों, स्तंभों और प्राचीन महलों, मंदिरों के स्मारक ये बताते हैं कि ये सदियों तक ये छलनी किया गया है। क्या अभी भी कोई संभावना है इस उदयेश्वर मंदिर के पूरे इतिहास को समझने के लिए? निश्चित रूप से हम कई जगह उत्खनन करेंगे तो वैभव इसका निश्चित पता चलेगा कितना वैभव था। जैसे पुराने कहावत कहते हैं ना कि इमारतें, वो खंडर बताते इमारतें बुलंद थी, वो चीज़ें थी। हमको बुलंद देखना है तो पूरा संपूर्ण क्षेत्र सर्वे करके पुनः उत्खनन करवाना पड़ेगा, सर्वेक्षण करवाना पड़ेगा, तब हमें इसकी वास्तविकता, इसका जो कहना चाहिए विशालता क्षेत्र की पता चलेगी। स्थानीय सहयोग इन विरासतों को बचाने एवं संवारने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रवीण शर्मा के लिए ये विषय क्या मायने रखता है, जरा देखें। जब राजा उदयादित्य जी का साम्राज्य यहाँ पे था, जब उन्होंने इस शहर को बसाया था, तो ये शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये काफ़ी बड़ा शहर था, व्यापारिक केंद्र था। यहाँ भी आज भी हमारे नज़दीक के शहर के व्यापारी यहीं के रहने वाले थे, जो कई पीढ़ियों से यहाँ निवास कर रहे थे। तो उन्होंने इस बस्ती को देखते हुए पानी के जल स्रोतों का बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर काम किया, और उसको, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र भी था, तो पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए भी उन्हें 52 कुएँ, 56 बावड़ी, 28 तालाब इस तरह से निर्मित कराए जिसमें आने वाली पीढ़ियों को इन पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज जिस स्थिति में जो भी है उनको यथावत रखा जाए, यही बहुत बड़ा संदेश जाएगा।
तो आपने इस स्टोरी में देखा कि कैसे एक हेरिटेज वॉक ने 10वीं शताब्दी के भारत को दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया। आपके आसपास भी ऐसी ही कोई विरासत आपका इंतजार कर रही है। जाइए, तलाशिए उसे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं।